हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए एक नई कहानी जिसका शीर्षक है त्रिया चरित्र। पर उससे पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मम्मी जी, आपको लगता है कि भाभी को पता नहीं होगा? मुझे तो यकीन नहीं होता। ज़रूर यह भी सब कुछ जानती होगी। अरे जानती क्या होगी, इसी ने कहा होगा। बस ना जानने का बहाना कर रही है। पता है इसे कि मेरा बेटा कह रहा है तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी। लेकिन इसे शर्म नहीं आती इतना त्रिया चरित्र दिखाते हुए। कमला जी अपनी छोटी बहू नेहा से बतिया रही थी। वही रसोई में पानी लेने आई बड़ी बहू मधुमिता ने सब कुछ सुन लिया। सुनकर बहुत बुरा लगा कि ये लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। मेरे स्वभाव और मेरी सेवा को ये लोग त्रिया चरित्र का नाम दे रहे हैं। पानी का जग लिया और चुपचाप कमरे में आ गई। जग एक तरफ रख कर के आंखों में आंसू आ गए। उन्हें पहुंचकर देखा तो मयंक बेटे तन्मय को सुलाते सुलाते खुद भी सो चुके थे। वो चुपचाप सोते हुए मयंक के पास बैठ गई और उसके चेहरे को गौर से देखने लगी। कितनी मासूमियत है इस चेहरे में। इसी मासूमियत भरे चेहरे पर फिदा होकर तो शादी के लिए हाँ की थी उसने। पर परिवार की जिम्मेदारियों के चलते कभी फिर इतने गौर से देख ना पाई। मयंक भी तो एक अच्छे बेटे की तरह पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा रहा था। 5 साल पहले मयंक के साथ विवाह करके इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। मयंक ने सब कुछ गुण थे। आदर्श बेटा था, आदर्श भाई था। और यह सब जिम्मेदारियां निभाते निभाते आदर्श पति ना बन पाया। गलती उसकी भी नहीं थी। कोशिश तो पूरी करता था पर जिम्मेदारियों ने जकड़ रखा था। मधुमिता जब शादी होकर इस घर में आई थी तो ससुराल में सास कमला जी, ससुर विष्णु प्रसाद जी, खुद मयंक और देवर पवन और ननद मालिनी ही थे। ससुर जी कभी भी स्थापित होकर एक जगह काम नहीं करते थे, जबकि देवर और ननद दोनों कॉलेज के लास्ट ईयर में पढ़ रहे थे। मालिनी के लिए भी लड़का देखना शुरू कर दिया था। बस ग्रेजुएशन होते ही उसका भी विवाह करना था। उसके बाद नौकरी लगते ही पवन का। इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी मयंक पर थी। शादी के 1 सप्ताह बाद ही मयंक ने नौकरी ज्वाइन कर ली। मयंक की सरकारी नौकरी थी पर दूसरे राज्य में। ट्रेन से आने जाने में ही तकरीबन 3 से 4 दिन लग जाते थे। इसलिए साल में 1-2 बार ही आ पाता। एरोप्लेन से नहीं आ पाता क्योंकि माँ पापा को पसंद नहीं था। उनका मानना था कि बेवजह टिकट का ज़्यादा खर्चा क्यों करना। मधुमिता को भी साथ नहीं जाने देते क्योंकि वहाँ मधुमिता का अलग से खर्चा होता और अभी तो पैसों की वैसे भी बहुत ज़रूरत थी। दूसरी बात, कमला जी से अकेले काम नहीं होता। वैसे भी बहू के आने के बाद भला घर में सास ननद से काम होता है क्या। पवन की पढ़ाई और उसकी शादी सारी जिम्मेदारी मयंक ने हंसते हंसते उठाई और मधुमिता में ने भी कभी कोई शिकायत नहीं की। जब पवन की शादी हुई थी तब भी मयंक ने अपनी माँ से पूछा था, माँ इस बार मैं मधुमिता को अपने साथ ही ले जाता हूँ। अब तो आपकी छोटी बहू भी आ चुकी है। सुनकर एक बार तो कमला जी घबरा गई कि मधुमिता चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा, क्योंकि छोटी बहू पर तो उनकी असीम अनुकंपा थी। साथ ही साथ कहीं मधुमिता वहाँ चली गई तो मयंक के अपने परिवार के लिए खर्चे बढ़ जाएंगे, तो वो यहाँ पैसा देना बंद कर देगा। एक बार तो चिंता की लकीर उनके माथे पर आ गई। फिर बात संभालते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, छोटी तो अभी नई है, उसे क्या पता यहाँ के रीति रिवाज। बड़ी बहू को देखकर ही तो सब कुछ समझेगी। अरे तो माँ आप है ना, आप समझा देना। जैसे मधुमिता को समझाया था वैसे छोटी को भी समझा देना। हाँ वह तो ठीक है, लेकिन अभी नई नई शादी हुई है। अभी तो कई जगह घूमना फिरना रीति रिवाज है। वह तो उसमें बिजी रहेगी तो मधुमिता थोड़े दिन घर संभाल लेगी। थोड़े दिन बाद ले जाना मधुमिता को, मना थोड़ी ना कर रही हूँ। मयंक माँ की बात सुनकर मन महसूस कर रह गया। फिर यह सोच कर रह गया कि कुछ दिन की तो बात है, तो मयंक ने हाँ कर दी। लेकिन कुछ दिन बाद मयंक को पता चला कि मधुमिता की तबीयत खराब है और वह माँ बनने वाली है। अब तो माँ ने बिल्कुल मना कर दिया कि ऐसी हालत में बहू को मैं नहीं भेजने वाली। यहाँ कम से कम हम सब है संभालने के लिए, वहाँ अकेली को कौन संभालेगा। मधुमिता की सेहत और प्रेगनेंसी में कोई परेशानी ना हो इस कारण मयंक तैयार हो गया। प्रेगनेंसी में ही मधुमिता सारा काम संभालती, लेकिन नेहा को तो तब भी आराम था। तन्मय के 5 महीने के होने के बाद भी मयंक ने पूछा तब भी कमला जी ने मना कर दिया कि इतने छोटे से बच्चे को मैं नहीं भेजूंगी।
जितना कमला जी और उनके परिवार के लोग कोशिश कर सकते थे मधुमिता को रोकने की, उतनी वो कोशिश करते थे। सबका अपना लालच था और इस लालच में उन्हें यह तक नज़र नहीं आया कि उनका मयंक वहाँ अकेला परेशान हो रहा है। उसका अपना परिवार होते हुए भी वो अकेला रहता है। पर धीरे धीरे यह बात मयंक को नज़र आने लगी थी। इसलिए इस बार मयंक ने ठान लिया कि वह मधुमिता को लेकर ही आएगा। मयंक को यहाँ आए 5 दिन हो गए पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। कल सुबह की उसकी वापसी थी, इसलिए उसने आज शाम को सभी को बोल दिया, मधुमिता भी जा रही है, मैं उसकी टिकट करवा कर आया हूँ। पर हमें तो तुमने कुछ भी नहीं बताया। बताना क्या है माँ, बस मैं भी बहुत परेशान हो जाता हूँ, वहाँ परिवार होते हुए भी अकेला हूँ, इसलिए मैं मधुमिता को लेकर जा रहा हूँ। मयंक का रुख साफ था, इसलिए कमला जी ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। रसोई में जाकर मधुमिता से कहा, जब तुम्हें पता था कि मयंक तुम्हें लेकर जाने वाला है तो तुम बोल नहीं सकती थी? माँ जी, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मयंक जी मेरा टिकट बनवा कर साथ ही लाए हैं। अगर बताते तो मैं ज़रूर बताती। मान ही नहीं सकती कि तुझे पता ही नहीं था। इतना कहकर कमला जी रसोई में से निकल गई। सोचते सोचते दोबारा मधुमिता की आंखों में आंसू आ गए। आंसू पोंछकर दोबारा रसोई में लाइट बंद करने गई तो देखा सास बहू अभी भी उसी के बारे में बातें बना रही है। माता पिता के संस्कार है यह तो, मगर यह तो हर किसी के पास होते नहीं हैं। त्रिया चरित्र दिखा रही है और कुछ भी नहीं। नहीं तो मेरे बेटे ने आज तक मुझसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की। पता नहीं पति के पास जाने की क्या आग लगी हुई है। कमला जी की बात सुनकर मधुमिता से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मधुमिता रसोई से निकलकर उनके सामने आ गई। कौन सा त्रिया चरित्र दिखाया मैंने? अपने पति के साथ रहना त्रिया चरित्र है तो माफ़ कीजिएगा, यह त्रिया चरित्र मेरी देवरानी और मेरी सास दोनों दिखाती है। शर्म नहीं आती तुझे इस तरह की बात करते हुए? अपनी मान मर्यादा भूल गई? यह क्या बोलने का तरीका हुआ अपनी सास से? कमला जी चिल्लाई। माँ जी, ऊंची आवाज़ में बात मत कीजिए, घर के पुरुष बाहर आ जाएंगे। जो भी बात है आमने सामने कर लीजिए। हाँ, तो उन्हें भी तो पता चले कि तू कैसी भाषा बोलती है। उनकी आवाज़ सुनकर पवन, मयंक, ससुर जी तीनों बाहर वाले कमरे में आ गए। क्या हो गया माँ, क्यों इतना चिल्ला रही हो? मयंक ने पूछा। मुझसे क्या पूछ रहा है? अपनी बीवी से पूछ, किस तरह से मुझसे ज़बान लड़ा रही है और कैसी अमर्यादित भाषा बोल रही है। मयंक ने आश्चर्य से मधुमिता की तरफ देखा। जब मधुमिता ने कुछ नहीं कहा तो कमला जी ने कहा, अपनी सास और देवरानी को त्रिया चरित्र बता रही है तेरी पत्नी। सुनकर एक बार मयंक भी सकते में आ गया, पर जो कभी जवाब नहीं देती थी, आज अचानक माँ के सामने ऐसा कुछ बोली है तो ज़रूर इसकी कोई वजह होगी। इसलिए मधुमिता से ही पूछा, मधुमिता क्या है यह सब? क्या गलत कहा मयंक जी मैंने? इतने सालों से मैं यहाँ इनकी सेवा कर रही थी, तब तक मैं एक आदर्श बहू थी। लेकिन आज मेरे पति ने फरमान जारी कर दिया कि मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर ही जाऊँगा, तो मैं त्रिया चरित्र हो गई। अरे, पति के पास रहना त्रिया चरित्र दिखाना है तो हर औरत त्रिया चरित्र दिखाती है जो अपने पति के साथ रहती है। क्या मेरा मन नहीं करता अपने पति के साथ कहीं घूमने का, उसके साथ कुछ पल बिताने का, उसके साथ रहने का, अपने दिल की बात बताने का? मेरे कोई जज्बात ही नहीं है, मेरी कोई इच्छाएं नहीं हैं। एक औरत होकर भी क्या इन्हें दिखता नहीं? आखिर 5 सालों में क्यों ज़रूरत पड़ी कि बहू को बेशर्म होकर बोलना पड़ रहा है? कैसी किस्मत है मेरी कि मैं एक औरत हूँ और एक औरत से ही अपना हक मांग रही हूँ। कहकर मधुमिता अपने कमरे में चली गई। पीछे बिल्कुल शांति छा गई। माँ, मैं जानता हूँ कि आप मधुमिता को क्यों नहीं भेजना चाहती। क्या मैं सिर्फ एक पैसा कमाने का ज़रिया बन गया हूँ, या मधुमिता सिर्फ घर की देखभाल करने के लिए है? साल के 5 दिन हम पति पत्नी की तरह रह पाते हैं। क्या हमारा संबंध सिर्फ 5 दिन का है? अगर हमने जिम्मेदारी नहीं निभाई हो तो समझ में भी आता है। जिम्मेदारी निभाने के बाद भी आप हमारे साथ? मैंने सोचा था कि हम शांतिपूर्वक चले जाएंगे, लेकिन आज आपने बोलने पर मजबूर कर दिया। इतना बोलकर मयंक भी अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन मयंक और मधुमिता दोनों वहाँ से रवाना हो गए, लेकिन एक टीस जिंदगी भर के लिए मन में रह गई। रिश्तों में जो दरार आ गई वो अलग। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।